हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जो कि प्रोवाइडेड है 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इस सेशन के बाद में आपको इस पर्टिकुलर एक्ट या लॉ के बारे में ब्रॉड नॉलेज होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पर्टिकुलर एक्ट या लॉ प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। तो डिफेक्शन के बारे में अगर बात करें तो कोई अगर एक एमएलए या एमपी किसी एक पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ता है और वो जीतता है, चुनाव के पश्चात अगर वो उस पर्टिकुलर पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में अगर ज्वाइन होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफेक्शन। ये पर्टिकुलर लॉ इस पर्टिकुलर डिफेक्शन के अगेंस्ट में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है, इसके बारे में प्रोविजंस बताता है। ये जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। इसके बाद में इसमें एक और अमेंडमेंट किया गया है, दैट इज़ 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। इस पर्टिकुलर एक्ट में जब ये लाया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, तब इसमें एक प्रोविज़न हुआ करता था एक्सेप्शन का, कि कुछ लोगों के खिलाफ में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया जाएगा अगर 1/3 ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी स्प्लिट होके किसी दूसरे पार्टी में मर्ज करती है, तो उसको प्रोविज़न ऑफ स्प्लिट कहा जाता था। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता था कि 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी जो इलेक्टेड हैं, वो अगर जो पूरा ग्रुप होकर के किसी दूसरी पार्टी में मिलता है तो उस केस को स्प्लिट का केस माना जाता था और उस सिनेरियो में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट नहीं होता था उन 1/3 मेंबर्स के खिलाफ में। तो इस प्रोविज़न को 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ओमिट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, अब ये नहीं है। चलिए बात करें प्रोविजंस के बारे में। तो ये बताता है डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड। 2 ग्राउंड्स होते हैं जिनके बेस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है। तो पहला ग्राउंड है, अगर कोई मेंबर वॉलंटरीली गिव अप करता है किसी पर्टिकुलर पार्टी की मेंबरशिप को, तो उसके खिलाफ में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है। दूसरा अगर ग्राउंड देखें हम, तो अगर वो वोट करता है या फिर वोट से परहेज़ करता है या वोट नहीं करता है अगेंस्ट टू द डायरेक्शन गिवन बाय हिज पार्टी। किसी पर्टिकुलर पार्टी का कोई मेंबर है, उस पर्टिकुलर पार्टी ने उस मेंबर को या फिर अपने जितने मेंबर हैं उनको डायरेक्शन दी है कि आपको इस तरीके से वोट करना है। अगर उस डायरेक्शन के कॉन्ट्रेरी या फिर उसके खिलाफ कोई बंदा या एमएलए या एमपी वोट करता है तो उस ग्राउंड के ऊपर भी उनके खिलाफ में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है। अब अगर देखें हम इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में, तो इंडिपेंडेंट्स मेंबर जो कि इंडिपेंडेंट सीट से चुन के आते हैं, अगर वो चुनाव जीतने के पश्चात अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, इफ़ ही ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है, तो क्या ऐसा नहीं है कि जैसे ही वो ज्वाइन करे वैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन एक पर्टिकुलर बंदा डिस्क्वालीफाई तब होगा जब स्पीकर को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस को अगर कोई अनदर मेंबर कंप्लेन करे इसके बारे में, तो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है और फाइनल अथॉरिटी जो है स्पीकर के पास में होती है। वो डिसाइड करता है कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है या किस तरीके से करना है, उस तरीके से रूल बनाने के अधिकार भी स्पीकर के पास में होते हैं। इस पर्टिकुलर लॉ के को किस तरीके से, इस प्रोविजंस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके पर्टिकुलर रूल बनाने के लिए। तो इंडिपेंडेंट मेंबर्स जैसे ही ज्वाइन करेंगे उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा बात करें नॉमिनेटेड मेंबर्स की, तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो कर लीजिए 6 महीने के दौरान, जीतने के दौरान या नॉमिनेशन के बाद में। 6 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर हम बात करें एक्सेप्शंस की, तो इस पर्टिकुलर लॉ के अंडर में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इन एक्सेप्शंस के अंडर में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट नहीं होता है। जैसे अगर बात करें हम मर्जर की, तो मर्जर एक प्रोसेस है, उस अगर देखें हम कि एक पर्टिकुलर पार्टी का एक बड़ा ग्रुप किसी दूसरी पर्टिकुलर पार्टी या फिर पूरा ही पर्टिकुलर पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के साथ में मर्ज हो जाती है, तो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस उनके खिलाफ में नहीं होगा। ठीक है, तो मर्जर कब माना जाएगा? मर्जर तब माना जाएगा जब 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी उसको सपोर्ट करते हैं। 2/3 मेंबर्स अगर सपोर्ट करते हैं उस मर्जर का, उस दूसरी पार्टी के साथ में जुड़ने का, तो उसको मर्जर माना जाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन इनिशिएट नहीं होगा उन पर्टिकुलर मेंबर्स के खिलाफ में। दूसरा एक्सेप्शन अगर हम देखें
तो जब कोई मेंबर जो है वो इलेक्ट होता है एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, लाइक इफ़ यू सी लोकसभा में अगर स्पीकर चुना जाता है तो उसको अपनी पार्टी की जो मेंबरशिप है वो गिव अप करनी पड़ती है फॉर इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो उस तहत उस प्रोसेस के दौरान उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर वो स्पीकर की पोस्ट को छोड़ने के बाद अगर फिर से ज्वाइन करते हैं पार्टी को, तो उस केस में भी उनके खिलाफ़ में कोई डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शंस हैं, इसके अंडर में डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं मेंबर्स। अगर हम बात करें अब एडवांटेजेस की कि इस लॉ के अंडर में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो ये एक ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसा कि बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है कि कुछ मेंबर्स जो हैं, कुछ एमएलएज या एमपी जो हैं, एक पर्टिकुलर पार्टी जो कि रूलिंग में हो या कोalition में हो, उसको छोड़ करके दूसरी में शामिल हो जाते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि सरकार गिर जाती, या फिर एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार होती है, जब वो दूसरे में ज्वाइन कर लेते हैं तो दूसरी पर्टिकुलर पार्टी अब जो है पावर में आ जाती है, तो अनस्टेबिलिटी छाई रहती। तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो हैं इन सारी स्थितियों को प्रिवेंट करते हैं, इनसे बचाव करते हैं। तो एक ग्रेटर स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। अगर बात करें हम अगले एडवांटेज की, तो इट अलाउज डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट बाय वे ऑफ मर्जर। इसका मतलब है कि कोई अगर मतलब डेमोक्रेटिकली मर्ज होना चाहता है तो ये एक डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर पार्टी जो है एक उसके साथ में मिलना चाहती है, अपने काम को दूसरे पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ में मैच मानती है, वो चाहती है कि हम उसके साथ काम करें। तो एक डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट का प्रोसेस भी ये लॉ जो है प्रोवाइड करता है कि ठीक है, आपको दूसरी पार्टी के साथ काम करना है तो पूरी पार्टी जाइए, या फिर 2/3 ऑफ द मेंबर एटलीस्ट सपोर्टिंग होना चाहिए। तो मर्जर का एक ये जो है क्लोज देता है, तो उसके तहत आप डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो एक बेटर एडवांटेज है कि आप दूसरे पार्टी के साथ जाना चाहते हैं तो जाइए। तीसरा जो है, इट रिड्यूसेज करप्शन एंड एक्सपेंसेज ऑन इरेगुलर इलेक्शंस। तो आप देखें अगर, तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जो डिफेक्शन होता है उसके पर्टिकुलर्स ग्राउंड्स होते हैं कि या तो उनको कुछ मनी ऑफ़र किया जाता है या फिर पर्टिकुलर ऑफिस ऑफर किया जाता है कि मिनिस्टर बना देंगे, कुछ भी है। तो ये सब दिया जाता है, इसीलिए लोग जो हैं एक पर्टिकुलर पार्टी से दूसरी पार्टी में मोस्टली जो पास्ट के सिनेरियो हैं उसमें देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। तो ये बेसिकली रिड्यूस करता है करप्शन को, और ये सब जब होता है अनस्टेबिलिटी आती है तो बार बार इरेगुलर इलेक्शन करवाने पड़ते हैं कई बार, तो उसमें होने वाले जो एक्सपेंसेस हैं उसको भी रिड्यूस करता है। चौथा अगर एडवांटेज अगर हम इसका देखें, तो फर्स्ट टाइम अगर जब ये लॉ पास हुआ था तो पहली बार जो पॉलिटिकल पार्टी है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली थी इस एक्ट के अंडर में। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आप इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जो है फर्स्ट टाइम इस एक्ट के अंडर में मिली थी। तो ये सारे हैं एडवांटेज। अगर हम क्रिटिक्स की बात करें तो ये डिफेक्शन एंड डिसेंट में कोई डिफरेंस नहीं करता। अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर बंदा अगर पार्टी की दी हुई डायरेक्शन के अगेंस्ट में अगर वोट करता है या फिर वोट नहीं करता है, अब्सटेन करता है वोटिंग से, तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मतलब उसको राइट टू एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो भी उसको नहीं मिल रहा है वहाँ पे। जो अगर डिसेंट कर रहा है तो भी उसको डिफेक्शन ही माना जाएगा। तो ये पर्टिकुलर लॉ जो है डिफेक्शन और डिसेंट में डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करता है, ये इसकी एक क्रिटिक्स माना जाता है। दूसरा अगर देखें तो इंडिविजुअल डिफेक्शन और जो ग्रुप डिफेक्शन है उसमें भी ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। जैसे कि आप देखें तो इंडिविजुअल डिफेक्शन अगर होता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और जब ग्रुप डिफेक्शन होता है, मान लो कि 2/3 लोग अगर पर्टिकुलर पार्टी के जाके मिलते हैं तो उस सिनेरियो में डिस्क्वालीफिकेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का सिनेरियो बनता है। अगर तीसरा हम देखें तो नो एक्शन फॉर एक्टिविटीज़ आउटसाइड लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के अंदर यदि कोई लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर पार्लियामेंट हो, उसके अंदर जितने एक्शंस हैं एमएलएज़ के या एमपीज़ के, उनके ऊपर तो ये कंट्रोल करता है किसी तरीके से कि हाँ भाई अगेंस्ट में नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते। लेकिन आउटसाइड लेजिस्लेचर उनकी एक्शंस के ऊपर कोई कंट्रोल का ये कुछ भी प्रोविजंस नहीं प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्रिमिनेट इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो अगर जैसे ही ज्वाइन करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर जो है उसको 6 महीने का टाइम मिलता है, तो उनके बीच में भी ये डिस्क्रिमिनेट करता है। अगर हम अगला देखें तो अब्सेंस ऑफ लीगल नॉलेज टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। डिस्क्वालिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें फाइनल अथॉरिटी या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा।
तो अगर हम देखें तो जो स्पीकर होते हैं या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके पास में लीगल नॉलेज इतना नहीं होता है कि वो लीगल प्रोविजंस के थ्रू जा करके डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है उसको पर्टिकुलरली या फिर प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर पाएँ। इस सिनेरियो में काफ़ी बार ये देखा गया है कि खुद स्पीकर्स ने ही इनके बारे में जो है अनसुटेबिलिटी जाहिर की है। जैसा कि पर्टिकुलर नाम भी अगर बताऊँ तो रवि रे थे 1991 में स्पीकर, और 1993 में शिवराज पाटिल। इन दोनों स्पीकर्स ने अनसुटेबिलिटी दिखाई थी कि हम इन केसेस को टेकअप नहीं कर सकते और एडजुडिकेट नहीं कर सकते प्रॉपर वे में, तो उन्होंने भी बताया था ऐसे। तो लीगल नॉलेज नहीं है, दो दे हैव द लीगल पावर, तो ये भी एक इसका क्रिटिक्स माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनके अलावा कुछ इश्यू हैं, तो इश्यू ये हैं कि रिसेंट में बहुत बार ये बात उठाई गई थी कि मर्जर जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करता ये पर्टिकुलर लॉ। जैसा कि मर्जर मैंने बताया आपको, तो कि मर्जर होता है कि इस पर्टिकुलर लॉ में ये नहीं बताया गया कि मर्जर जो है वो किस तरीके से होगा, कि पहले पॉलिटिकल पार्टी मिलेगी, उसके बाद में 2/3 जो उसके मेंबर हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे। उन दूसरे केस में अगर देखा जाए कि ये किसी भी तरीके से चर्चा नहीं करता है कि पार्टी का मर्जर जो है वो स्टेट लेवल पे होगा या नेशनल लेवल पे होगा। ठीक है, बीजेपी अगर पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ सीट्स फॉर्म करती हैं, वो अगर दूसरी के साथ फॉर्म हो जाए, उसके 2/3 मेंबर जो अगर फॉर्म हो जाएँ और नेशनल लेवल पे अगर बीजेपी मैच हो ही नहीं रही है, मर्जर कर ही नहीं रही है उसके साथ में, तो क्या उस सिनेरियो को भी मर्जर माना जाएगा? तो इन सब इश्यूज़ को को आंसर करने में ये लॉ जो है असफल रहा है, तो ये भी इसका एक इशू माना जाता है। दूसरा अगर इशू हम देखें तो ये पार्शियल बिहेवियर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो समटाइम्स देखा जाता है कि स्पीकर जो है नॉर्मली क्या हमेशा ही जो है रूलिंग पार्टी से होते हैं। तो केसेस जब रूलिंग पार्टी से कोई एमएलए या एमपी जा कर के दूसरी पार्टी में शामिल होता है, तो उस केस में जो स्पीकर के एक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आप देखो कि अपोजिशन पार्टी से कोई एमएलए या एमपी आकर के अगर रूलिंग पार्टी में शामिल हो रहा है, तो एक ये पार्शियल बिहेवियर जो है समटाइम्स देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई है, तो ये इशू है। अगर इन सब चीज़ों के लिए अब वे फॉरवर्ड अगर देखें तो कुछ रिफॉर्म किए जा सकते हैं मर्जर क्लोज के अंडर में, कि भाई किस तरीके से होगा, पहले पूरी पार्टी मर्ज करेगी उसके बाद में असेंट लेना है या किस तरीके से होना, तो इसको एक बेटर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, वो होना चाहिए। अनदर जो है जो एडजुडिकेटिंग पावर है वो सम क्रेडिबल अथॉरिटी को दे देनी चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ पावर शुड भी दे, तो शिफ्टिंग ऑफ पावर शुड हैपन कि जो स्पीकर जो हैं उनके पास में वैसे भी लीगल नॉलेज नहीं है, और देखा जाता है कि इम्पार्शियल बिहेवियर होता है, लेकिन समटाइम्स देर आर केसेज वहाँ पे स्पीकर का बिहेवियर जो है वो पार्शियल देखा गया है। तो उन सिनेरियो में ये बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक लॉ के हिसाब से नहीं है, तो इसको भी शिफ्टिंग अगर कर दिया जाए तो एक ही बेटर ऑप्शन होगा। ये एक सजेशन है, इसको टेकअप किया जा सकता है। सो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा 10 शेड्यूल के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।